लोकसभा चुनाव के महापर्व का आज तीसरा चरण है। वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग चल रही है। जल्दी से आपको बता दें किस राज्य की कितनी सीटों पर अभी वोटिंग हो रही है। बिहार की बात करें तो बिहार की 5 सीटों पर, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं गोवा की 2, गुजरात की 25 सीटों पर, कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 8, महाराष्ट्र में 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो दिग्गज है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उन्होंने सुबह सुबह मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पीएम मोदी मतदान केंद्र पहुंचे। अपने गृह क्षेत्र गुजरात आज पहुंचे और वहां सबसे पहले सुबह पहुंचकर उन्होंने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया। जनता से यही अपील और जनता को यही संदेश देने की कोशिश कि अपने घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने, देश का गौरव बने और अपने मत अधिकार का जरूर प्रयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वोटिंग के रण की बात करें तो कई सारे दिग्गजों की साख इस दौरान दांव पर है। चाहे वो मध्य प्रदेश के गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, सुप्रिया सुले हो, या फिर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव हो। तो कई सारे दिग्गजों की साख इस दौरान दांव पर है। कई सारे दिग्गजों की सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो ग्राउंड पर कैसी स्थिति है, जनता के बीच कैसा उत्साह है और लोगों के बीच कैसी हलचल है, इसको जानने के लिए ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दुर्ग से श्रीकांत दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां भी वोटिंग चल रही है, महाराष्ट्र में भी वोटिंग चल रही है। देश भर के 13 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग चल रही है। लेकिन जब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, 7 सीटों पर आज वोटिंग है। कैसा दिख रहा है छत्तीसगढ़ का रण और लोगों के बीच, जनता के बीच कैसा उत्साह? जी रिया देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे काफी मेरे पीछे उत्साहित है। लोकसभा का महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का। लोग लगभग 6:30 बजे से ही लाइन लगा करके यहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं। लगातार युवा हो, बुजुर्ग हो, सभी। आपको बताना चाहूंगा दुर्ग लोकसभा में लगभग 20,90,414 मतदाता है। इसमें आज महिला और पुरुष की संख्या लगभग बराबर है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं। सर 2 मिनट, कैसा लग रहा है? बिल्कुल श्रीकांत, अगर बात करें दुर्ग से विजय बघेल जो है चुनावी रण में है, तो कैसा दिख रहा है दुर्ग का रण? जी, दुर्ग का रण काफी अच्छा। यहाँ पे लोकतंत्र की जो संख्या, जो मतदाताओं की संख्या काफी अच्छी है यहाँ पे। और बताना चाहूंगा कि लगभग काफी उत्साह है। कुछ हमारे वोटर से भी वोट डालने जा रहे हैं। बिल्कुल, जनता आपके बीच मौजूद है। लोगों के बीच जाइए, उनसे पूछिए अगर पॉसिबल हो पाए कि कैसा उत्साह लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर और बाकियों को क्या संदेश देना चाहेंगे। अगर पॉसिबल हो पाए तो लोगों से जो आसपास खड़े उनसे बातचीत करिए। कैसा लग रहा है लोकतंत्र के पर्व में आप हिस्सा ले रहे हैं, वोट डालने आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत भारी उत्साह है लोगों में और जल सैलाब आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। इस बार मुद्दा क्या रहा है? बेरोजगारी, राम मंदिर है, क्या रहा है इस बार? राम मंदिर, राम आए हैं। श्रीकांत, उनसे ये भी पूछिए स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं या राष्ट्रीय मुद्दे? ठीक है श्रीकांत, आऊंगी आपके पास। मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्योंकि अब जिस तरह से समय जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी, अभी कैसी हलचल देखने को मिल रही है? क्या मतदान करने के लिए लोग घरों से जो है बाहर निकलना अब शुरू कर चुके हैं? लगातार लोगों ने कमान संभाली थी, अब सुबह और सेनाओं ने कमान संभाली थी। ठीक है मुकेश, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है, आऊंगी आपके पास वापस। श्रीकांत, अगर बात करें दुर्ग की तो जिस तरह से
छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। किस तरह से दिख रहा है दुर्ग का रण, लोगों में कैसा उत्साह, कैसी हलचल। जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, सबसे पहले ये बता दीजिए किस पोलिंग बूथ में आप मौजूद हैं और वहां पर किस तरह से प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं। चौबंद व्यवस्था है, जो बुजुर्ग है, जो दिव्यांगजन है, उनके लिए काफी अच्छी व्यवस्था। 3 से 4 व्हील चेयर लगे हुए हैं। सिक्योरिटी का बहुत अच्छा प्रबंध है। पानी पीने की व्यवस्था अच्छी, साफ सुथरी फिल्टर पानी का व्यवस्था किया गया है। लोग आ रहे हैं, काफी भारी संख्या में मतदान हो रहा है यहाँ पर। रिया, आपको बताना चाहूंगा कि कुछ मतदाता हमारे साथ खड़े हैं। अपना परिचय बताइए। रविशंकर। और लोगों में आप उत्साह देखते, जो यंग 18 साल है उनमें उत्साह, और जो बुजुर्ग है, मैं अभी एक 90 ईयर्स के अंकल से बात किया, लोगों में एक जबरदस्त राष्ट्रहित के और लोकतंत्र के इस महापर्व में सशक्त भारत बनाने की और जबरदस्त उत्साह लोगों में। और शासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। पानी जैसा आपने बताया, लोगों में दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर कोऑपरेट कर रहे हैं। और आप अंदर जाके देखिए, दीपावली जैसा माहौल है। लोगों में एक सशक्त भारत राष्ट्र और सशक्त नेतृत्व की खोज कर रहे हैं, उसके लिए वोटिंग कर रहे हैं। और राम मंदिर से एक मुद्दा ही है, भारत भगवान राम को लाएंगे और अब की बार 400 के पार नारा। ठीक है श्रीकांत जी, आप बने रहिए, फिर से आपके पास लौटूंगी। एक बार एटा से हमारे साथ संतोष यादव जुड़े हुए हैं। संतोष, अगर बात की जाए एटा की, कैसा ये चुनावी रण दिख रहा है, कैसी फिजा एटा की जनता के बीच, कैसा उत्साह? ठीक है, अगर एटा की बात की जाए तो एटा में तमाम जो पोलिंग बूथ हैं उस पर सुबह से ही बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। चाहे वो युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, ये सभी लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस वक्त मां मदरसा इंटर कॉलेज है एटा में, जहाँ पर ये पोलिंग बूथ शुरू हुआ है, उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ और तमाम जो कक्षा के लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। हाल में एक छात्र में से जब यहाँ आए थे, उन्होंने रोकने का प्रयास किया था और यहाँ बताने का प्रयास किया, उन्होंने सीधा सीधा कहा आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। हालांकि पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होने में किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन सेक्टर में से हो सकता है तो जैसे की परेशानी जरूर रही होगी इसमें। लेकिन संतोष, अगर तैयारियों की बात की जाए प्रशासन की तरफ से, किस तरह से तैयारियों की व्यवस्था, क्या लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जो जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह, उन्होंने सभी मतदाता अधिक से अधिक मतदान कर सके, पोलिंग बूथ तक पहुंच सके और जहाँ से मतदान हो, इसके लिए तमाम स्वीप द्वारा तमाम काम भी किए गए, तमाम प्रोग्राम भी किए गए। और ऐसे में हर मतदाता वोट डाल पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए भी जो यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उन्होंने तमाम काम किए, अधिकारियों को भी लगाया। और इसके समिति में है कि सुबह से लगातार बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पोलिंग बूथ पे पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये मुश्किल होगा आखिरकार जिन मतदान का परसेंटेज कितना पहुंच पाता है। इस बीच में जब गुजरात से फिर चुनाव हुए, उनमें जो मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा था, तो उन सबको देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा वोट हो, और उनका जो प्रयास है वो लगातार दे रहा है कि सुबह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। संतोष, जब बात एटा की आती है तो इसे कल्याण सिंह से जोड़कर देखा जाता है। 2019 में राजवीर सिंह यहां से जीते थे, अब की बार भी बीजेपी ने उन्हीं को प्रत्याशी बनाया। तो एटा का रण अगर बात करें तो कैसा दिख रहा है? देखिए, एटा की अगर हम बात करें तो 2019 में और 2014 दो बार राजनीति की सांसद में गए, लेकिन इस बार का जो माहौल है जब बोलता है उसमें दिखाई देता है। तो तमाम जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, 10 साल के कार्यकाल में उनके तमाम जो नाकामियां लोग बताते हैं, तो तमाम नाकामियां हैं जनता के बीच में ना जी। तो रोकूंगी आपको, यहाँ पर बड़ी खबर बता दें फिरोजाबाद से, फरेहा में बूथ 137 में ईवीएम खराब हो गई है। शिकायत के बाद ईवीएम बदली जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। फिरोजाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिकायत के बाद ईवीएम को बदला जा रहा है। तो फिरोजाबाद के फरेहा में बूथ संख्या 137 पर ईवीएम खराब हुई है। शिकायत के बाद ईवीएम को बदला जा रहा है, तैयारियां की जा रही है ताकि लोगों का समय खराब ना हो, क्योंकि कई बार जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उत्साह में आते हैं, लेकिन ईवीएम जब खराब होती है तो उनका समय बर्बाद होता है और उनको इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है और शिकायत के बाद ईवीएम को बदलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में ईवीएम को जो है बदल दिया जाएगा। तो फिरोजाबाद से खबर आपको बता रहे हैं,
फिरोजाबाद में मतदान जो है वो शुरू हो चुका था 7 बजे। इसके बाद अब सुबह सुबह ही ईवीएम खराब होने की खबर जो है सामने आ चुकी है, जिसमें अब शिकायत के बाद ईवीएम को बदला जा रहा है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है, पहले और दूसरे चरण में भी हमने ये चीज देखी थी। कई बार ऐसी छुटपुट घटनाएं होती हैं जहां पर ईवीएम मशीन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसके बाद हालांकि प्रशासन की तरफ से कई बार अगर समय ज्यादा लग रहा है ईवीएम को बदलने में तो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा समय मतदाताओं को दिया जाता है। आगरा से आपको खबर बता दें, बूथ संख्या 75 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। 1 घंटे से मतदान जो है पोलिंग बूथ पर रुका हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, टेढ़ी बगिया प्राथमिक स्कूल में ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई है। आगरा से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आई है, वहीं शिकायत कर दी गई है और जल्द से जल्द ईवीएम को बदला जाएगा। लेकिन 1 घंटे से मतदान जो है प्रभावित चल रहा है क्योंकि ईवीएम खराब हो गई थी, जिस वजह से लोग मैनपुरी से आपको बता दें, मैनपुरी में भी ईवीएम खराब होने की घटना सामने आई है। अभी तक 1 वोट नहीं पड़ा है। तो मैनपुरी के छपट्टी स्कूल मतदान केंद्र में ईवीएम खराब हो गई है, जिस वजह से वहां अभी तक यानी सुबह से अभी तक 1 भी वोट नहीं पड़ा है। छपट्टी स्कूल मतदान केंद्र में, मैनपुरी के छपट्टी स्कूल मतदान केंद्र में 1 भी वोट अभी तक नहीं पड़ा है। जो लोग हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, कतारों में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम खराब है और 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, अभी तक ईवीएम मशीन सही नहीं हो पाई है। लोगों का ऐसे समय बर्बाद होता है और आप देख सकते हैं एक मतदाता जब अपने घर से बाहर निकलता है काफी उत्साहित होता है और अगर ऐसी घटना सामने आए तो निराश होकर उसे वापस लौटना पड़ता है। मैनपुरी से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां अभी तक इस मतदान केंद्र में, मैनपुरी से जो छपट्टी स्कूल मतदान केंद्र है वहां 1 भी वोट नहीं पड़ा है, क्योंकि जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से ईवीएम खराब बताई जा रही है। तो ये 3 खबरें हमने आपको बताई, जहां फिरोजाबाद, आगरा और मैनपुरी में एक मतदान केंद्र में मतदान रुका हुआ है, इंतजार किया जा रहा है ईवीएम मशीन को बदलने का, क्योंकि तकनीकी खराबी की वजह से, ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान प्रक्रिया रुकी हुई है। इस दौरान 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। वहीं मैनपुरी से आपको बता दें, मैनपुरी के छपट्टी स्कूल मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने की वजह से सुबह से 1 भी वोट नहीं पड़ा है। तो कई बार ऐसी खबरें भी सामने आती हैं, पहले और दूसरे चरण में भी हमने देखा था छुटपुट ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर ईवीएम मशीन खराब हो जाती है। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था के चलते जल्द ही उन्हें बदल दिया जाता है, लेकिन यहां पर हमने आपको 3 खबरें बताई, फिरोजाबाद, मैनपुरी और ठीक है, मैनपुरी से हमारे साथ मुकेश लगातार बने हुए हैं। मुकेश, मैनपुरी के छपट्टी स्कूल मतदान केंद्र से खबर सामने आई है जहां सुबह से 1 भी मत नहीं पड़ पाया है क्योंकि ईवीएम जो है वो खराब है। इसको लेकर कुछ जानकारी है आपके पास? जी, ईवीएम खराब होने की सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा कंट्रोल रूम पर एक सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद जो शहर का ही मोहल्ला है छपट्टी, वहाँ पोलिंग बूथ पर सुबह से जब ईवीएम जो सेट किया गया था तो प्रॉपर वर्क कर रहा था। जैसे ही 7:02 या 3 मिनट पर उसकी वोटिंग स्टार्ट की गई तो तकनीकी खराब होने के कारण, हालांकि बीपिंग तो आ रही है ईवीएम पर, मगर मत जो जिस तरीके से वोटिंग को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो पर्ची या कई टेक्निकल चीजें खराब होने के चलते मतदान अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि सदर एसडीएम और आला अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हैं और ईवीएम को दूसरी ईवीएम भी वहां पहुंच गई है। जल्द से 10 से 5 मिनट में मतदान को शुरू कराया जाएगा। बिल्कुल, यानी मुकेश, ईवीएम जो नई ईवीएम मशीन है वो वहां पर पहुंच चुकी है और अब क्या माना जाए कितनी देर में मतदान जो है फिर से शुरू हो पाएगा और लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि जिस तरह से खबर थी कि सुबह से 1 भी वोट नहीं पड़ पाया है और लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, क्या माना जाए?
कितनी और देर? टेक्निकल चीजों की और टेक्निकल जो टीम है, तो अगर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने भी उस पर प्रयास किए, मगर वो कामयाब न होने के कारण कंट्रोल रूम पर जो सूचना मिली उसके बाद तुरंत जो अधिकारी हैं वो ईवीएम को लेकर पहुंचते हैं और ईवीएम लगा भी दी गई है और मतदान भी शुरू करा दिया गया है। क्योंकि हालांकि जो टेक्निकल चीजें होती हैं उनमें कुछ संभव प्रयास भी किए जाते हैं, मौके पर हो सकता है कि कार्यरत हो जाए, कामयाब हो जाए, मगर ऐसा नहीं होने के कारण ही जो समय प्रभावित हुआ है उसको अतिरिक्त मतदाताओं को समय देने की बात भी कही जा रही है। ठीक है, यानी जल्द से जल्द जो है कोशिश यही की जा रही है कि ईवीएम मशीन बदल दी जाए और जो मतदान है वो फिर से शुरू कराया जा सके। मुकेश, ऐसे में क्या निकलकर सामने आ रहा है? क्या मतदाताओं को कुछ एक्स्ट्रा वक्त जो है, अतिरिक्त समय और दिया जाएगा? क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब ईवीएम खराब होती है और मतदान जो है वो प्रभावित होता है और 1 घंटे से ज्यादा समय बीत जाता है तो 1 घंटा अतिरिक्त दिया जाता है। हाँ, पोलिंग बूथों पर जो लाइन लगी वो काफी लंबी लगी हुई है, मतदाताओं में उत्साह जो देखने को और कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिली है। जिस तरीके से ईवीएम खराब हो गई है उससे मायूसी जो है वो चेहरों पर देखने को मिली है, मगर ईवीएम जब दूसरी पहुंच गई है तो कहीं ना कहीं लगातार मतदाताओं में भी एक बार इस चेहरों पर खुशी देखने को मिली और मतदान शुरू करा दिया गया। ठीक है मुकेश, आऊंगी आपके पास। श्रीकांत का रुख करेंगे। श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं दुर्ग से। श्रीकांत, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, अब की बार हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार वहां पर जनसभाएं की, अभी हाल ही में भी जनसभाएं और रैलियां की। बीजेपी के जो भी दिग्गज हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए रहे। क्या लगता है श्रीकांत कि जिस तरह से पीएम मोदी ने अब की बार रैलियां की, क्या मोदी फैक्टर एक फैक्टर रह सकता है अब की बार चुनाव में, जिस तरह से 2014 और 19 में देखने को मिला था? जी, मैं बताना चाहूँगा जैसे कि 11 लोकसभा छत्तीसगढ़ में आता है, जिसमें 4 लोकसभा में वोटिंग हो चुकी है। तीसरे चरण में 7 लोकसभा में आज वोटिंग हो रही है। लगभग जेपी नड्डा ने भी यहाँ पर सफाई की है, गृह मंत्री ने भी यहाँ पे सफाई की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ सफाई की और लगातार विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पे सफाई की। लगभग लोगों का यही कहना है कि इस बार 400 पार लगभग मोदी फैक्टर यहाँ पे साफ तौर पे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। श्रीकांत, एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने यहाँ रैलियां की, दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से पहुंचे। क्या लगता है कितना रोचक छत्तीसगढ़ का रण और मुद्दे क्या हैं अब की बार जनता के? जिस तरह से राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, या फिर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी का नाम और बीजेपी का काम। ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे प्रियंका गांधी भी चुनावी सभा करके जा चुकी है, राहुल गांधी भी सभाएं यहाँ पे जैसे कि प्रवक्ता थी, महिला प्रवक्ता रायपुर में, उनके साथ काफी व्यवहार हुआ। लोगों के बीच में कहीं ना कहीं असर दिखा रहा है कि कांग्रेस कहीं डरती हुई नजर आ रही है, उनका कुंभा लगातार टूटते हुए जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिलाई जो नगर निगम है, यहाँ पे 2 पार्षद जो थे जिसमें MIC मेंबर भी थे, उनका फर्जी जाति प्रमाण पत्र के नाम से उनको दोनों को निलंबित कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर कांग्रेस एक छोटे पद को नहीं संभाल पा रही तो पूरा देश को संभालना काफी अहम मुद्दा हो जाता है, जिसमें देश ठीक है श्रीकांत, आऊंगी आपके पास, वापस बने रहिएगा। एक बार संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष हमारे साथ एटा से बने हुए हैं। संतोष, जिस तरह से छत्तीसगढ़ से हम तस्वीरें देख रहे थे, काफी लंबी लंबी कतारों में लोग जो है मौजूद हैं, मतदान के लिए पहुंच रहे हैं और देश के बाकी राज्यों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आखिर जो मतदाता है उनमें क्यों ऐसा जोश की कमी दिख रही है? मतदाता जो है घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? वजह क्या माने इसकी? देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे पहले बताया कि तमाम जो वजह हैं, खाली यहाँ पे जो है तो सुबह तक तमाम लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में क्षेत्रों में अपने पहुंच जाते हैं। जो सभी राज्य हैं उसमें तो सुबह सुबह लोग यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहे होंगे, मगर जो ग्रामीण राज्य है उसमें लोग सुबह शाम में सभी अपना खेत का काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार और डिस्ट्रिक्ट का जो मतदान विभाग की उत्तर प्रदेश में उन बहुत चरणों में काफी कम परसेंटेज हुआ था, इसका आपत्ति जरूर दिख रहा है, मगर शासन लगातार इस बात को रहा कि मतदान से वोट डाल सके, लोग निकले। हालांकि अभी तक ये जो
प्रक्रिया है प्रशासन की, वो शहरी इलाकों में तो ठीक है। संतोष, लेकिन कम मतदान की, क्योंकि हमने पहले चरण में भी देखा, दूसरे चरण में भी देखा कि उत्तर प्रदेश में मतदान फीसदी उतना ज्यादा नहीं था, मतदान प्रतिशत ज्यादा नहीं था। तो क्या माना जाए, क्या जो मुद्दे हैं वो जनता को बाहर नहीं खींच पा रहे हैं, या फिर जो राजनेता है, वो जो प्रत्याशी अब की बार चुनावी मैदान में है, वो जनता को बाहर नहीं खींच पा रहे हैं, या फिर प्रशासन की तरफ से कुछ कमी या लापरवाही, क्योंकि जागरूकता के लिए अभियान जो है वो पर्याप्त नहीं चलाए गए? क्या माने वजह? देखिए, सबसे बड़ी बात ये में अगर बात करें तो मुद्दों को लेकर है, क्योंकि जिन लोगों ने 2014-2019 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के सांसदों को वोट दिया, उनको खड़ा किया, उनको जिताया, और उनका ये कहना है कि तमाम मुद्दे जो उनके सामने पेश है, वो बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, चाहे हम मूलभूत मुद्दे बने हो, उनको लेकर जो वर्तमान सांसद थे उनकी जो मुश्किल पार्टी वो लगातार सामने है, जिसका पूरे एटा लोकसभा का कई जगह देखने को मिला। जनता भी शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा दिखाई दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा दिखाई दिया, जहाँ तक एक सांसद थे और एक हफ्ते इनको पब्लिक मीटिंग में इस बात से हाथ से माफी मांगनी पड़ी कि मैं आपकी जो उम्मीद उनका खड़ा नहीं कर पाया। तो जो मुद्दे भी है और मुद्दे लोगों के बीच के हैं, लोगों का उदासी का बात को लेकर है कि 2019-2014 में दोनों बार भरपूर ज्यादातर का वोट जिताया गया था, मगर उसके बाद भी कुछ काम ना होना ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर लोगों के बीच में ऐसा लोग है तो प्रशासन ने जो तमाम वादे किए, तमाम उन्होंने चलाई भी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ कम निकल रहे हैं। तीसरी बात है कि जो सरकार के प्रति उदासीनता, केंद्र के सरकार के प्रति उदासीनता लोगों के बीच में साफ को लेकर है कि सरकार का कोई भी बड़ा काम, कोई बड़ा प्रोजेक्ट एटा के लोगों को नहीं मिला। हालांकि एटा लोकसभा जरूर चल जाती है, एटा शासन दोनों ही जनपद में शामिल है। इनका जनपद से 2 विधानसभा क्षेत्र में एटा सदर और मारा शामिल है, वहाँ के लोग एटा लोकसभा में वोट करते हैं। लेकिन जो मूल मुद्दे थे, जो मूल जो योजनाएं थी केंद्र सरकार की, इनका जमीन स्तर तक ना पहुंचना और लोगों को किसी का फायदा ना मिलना, ये भी देखी जा रही है। बिल्कुल संतोष, यानी जो तमाम तरह के दावे किए जाते हैं वो यहाँ पर फेल साबित हो रहे हैं। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मनोज शुक्ला हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। मनोज, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 7 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। हमने देखा किस तरह से पीएम मोदी हो या तमाम जो दिग्गज हो, चाहे राहुल गांधी हो, वो बीते दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, तमाम रैलियां और जनसभाएं की। मनोज, अगर ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्राउंड जीरो पर किस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है? आऊंगी आपके पास। बड़ी खबर बता दें, कासगंज से बड़ी खबर, नगर पालिका कासगंज क्षेत्र में ईवीएम खराब हो गई है। बूथ संख्या 310 की जो मशीन है ईवीएम की, वो शुरू नहीं हो पा रही है। नगर पालिका कासगंज क्षेत्र में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। बूथ संख्या 310 की मशीन शुरू नहीं हुई, यानी कि कई सारी जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं अब, जहां सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा है। ठीक है, मनोज का सीधे रुख करेंगे। मनोज, कई सारी जगहों से ऐसी हालांकि खबरें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, जहां बूथ जो है वहां पर वोटिंग अभी तक नहीं शुरू हो पाई है क्योंकि ईवीएम खराब है। छत्तीसगढ़ में आप रायपुर से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ ऐसी खबरें सामने आई है जहां ईवीएम खराब हुई हो? जी, आपको बता दें कि अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ईवीएम खराब होने की कहीं से शिकायत अभी नहीं प्राप्त हो पाई है और यहाँ पर मतदान केंद्रों पर सुचारू रूप से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि लोगों में इस बार चुनाव को लेकर, अपने मतदान को लेकर काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। ये तीसरे चरण का मतदान है, तो ऐसे में यहाँ पे 2 चरण का मतदान पहले भी हो चुका, जिसमें मतदाताओं में उत्सुकता देखने को नहीं मिली थी, लेकिन उसके बाद जो है प्रशासन द्वारा काफी मतदाताओं को जागरूक किया गया मतदान को लेकर, जिसका लाभ देखने को मिल रहा है कि इस बार मतदान की प्रक्रिया में जो है मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप हमारे ठीक पीछे देख सकती हैं कि लंबी लंबी कतारें लगी, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही है कि जल्द से जल्द हम मतदान देकर अपने घर को प्रस्थान करें। जी बिल्कुल मनोज, हमारे साथ दुर्ग से भी श्रीकांत जुड़े हुए हैं, वो भी हमें तस्वीरें दिखा रहे थे। आप भी हमें जिस तरह से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो मतदाता हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले 2 चरणों में थोड़ी सुस्ती दिखी, थोड़ी ढिलाई दिखी, लेकिन अब की बार जो है मतदाता जागरूक दिख रहा है, घरों से बाहर निकल रहा है। किस तरह से देखें ये जो बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत है, जनता के बीच जो उत्साह है, इसे किस तरह से जोड़ते हुए देखा जा सकता है?
आपको बता दें कि निश्चित रूप से प्रशासन और सरकारें जो है मतदाताओं को जागरूक करने के कई तरह के प्रयास लगातार कर रहे थे कि जिससे मतदान प्रतिशत बढ़ सके। इसको लेकर प्रशासन लगातार जो है प्रयास कर रहा था और उसी का ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि तीसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसमें मतदाताओं को जागरूकता देखने को सीधा मिल रहा है। आप ठीक हमारे पीछे देख भी सकती है जी। मनोज, छत्तीसगढ़ में अब की बार पीएम मोदी हो, राहुल गांधी हो, तमाम दिग्गजों ने रैलियां की। जनता का रुख या छत्तीसगढ़ की जनता का आज क्या कहना है मतदान को लेकर? जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा में देखने को मिल रही है और ये आने वाला समय 4 जून को ही पता चल पाएगा कि किस पे जनता ने भरोसा किया है। और जिस हिसाब से जो है मतदान प्रतिशत की बात करें तो दो चरणों का मतदान यहाँ पर संपन्न हुआ था, तो मतदान प्रतिशत कम था और इस बार का मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से कुछ बढ़ेगा। जी ठीक है मनोज, आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा। मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। मुकेश, बीजेपी की तरफ से अब की बार डिंपल यादव को टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मैनपुरी की बात करें तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से वहां प्रचार प्रसार किया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रण में मौजूद थे और प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। वहीं मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको भी प्रचार प्रसार में लगाया गया था। क्या माना जाए, मोहन यादव को प्रचार प्रसार में लगाना यादव वोट बैंक में सेंधमारी की जो कोशिश है वो कितनी यहां पर सफल होती हुई दिख रही है? मुकेश, बता दें कि यादव वोट बैंक जो है मैनपुरी लोकसभा में 5 विधानसभाओं में सर्वाधिक यादव वोट बैंक 4 लाख से अधिक है। इस पर यादव और जैसे 60 के 2 मतदाता ऐसे हैं जो पूरा लोकसभा सीट के लिए सांसद की सीट तैयार करते हैं। उस पर सांसदीय की सीट क्षेत्र में सबसे ज्यादा यादव वोट बैंक है और यादव को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह ने मैनपुरी बुलाया था केंद्रीय कार्यालय पर आकर, और डिप्टी चीफ केशव चंद्र मौर्य दोनों ही जो वीआईपी से दोनों ही साथ आए थे मैनपुरी में और जनसभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं में चोट पड़ने का नाम किया। तो वहीं मोहन यादव ने साफ कहा था अपने संबोधन में, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भगवान कृष्ण के वंशज हम भी हैं और भगवान के कृष्ण वंशज इस बार दूसरी ओर जाने को तैयार हैं। अयोध्या में रामलला की जहाँ स्थापना हुई है तो वहीं सभी लोग जाकर एक बार दर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब। ठीक है, आपको रोक रही हूँ, वापस आऊंगी आपके पास। बड़ी खबर बता दें, बरेली से बूथ संख्या 175 पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर आई है। अफसरों से शिकायत के बाद ईवीएम बदली गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले हमने देखा किस तरह से बाकी जो क्षेत्र है वहां से भी कुछ क्षेत्रों से ईवीएम खराब होने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। अब ये खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां बूथ संख्या 175 पर ईवीएम मशीन खराब हुई, जिसके बाद अफसरों से इसकी शिकायत की गई और अब ईवीएम बदली गई है। तो लोगों का समय खराब ना हो इसके लिए प्रशासन जो है पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ था और इसी को देख भी सकते हैं। कई सारी जगहों से ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल एक्टिव होते हुए ईवीएम जल्द से जल्द बदलने की जो है कोशिश कर रहा है। इसी दौरान बरेली से एक खबर है जहां बूथ संख्या 175 पर ईवीएम मशीन खराब हुई। जब लोगों ने अफसरों से शिकायत की, अधिकारियों से शिकायत की, तो ईवीएम बदली गई है। संतोष का रुख करूंगी। संतोष हमारे साथ एटा से बने हुए हैं। संतोष, अगर एटा की बात करें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से राजवीर सिंह जो 2 बार के मौजूदा जीते हुए सांसद हैं, अब की बार तीसरी बार चुनावी रण में हैं, दूसरी तरफ देवेश शाक्य समाजवादी पार्टी से और तीसरी तरफ मोहम्मद इरफान, किस तरह से देख पा रहे हैं एटा का रण और एटा की फिजा? जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर जनता की बात कर रहे हैं तो इस बार जनता बिल्कुल साइलेंट मोड में है। अब तक जनता के जो लोग थे जो तमाम अपनी वादों को, तमाम अपने दावों को लोगों के बीच में लेकर जाते थे, अपनी आपस में साझी करते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं राजनीतिक, उनको कई तरह से काम समाजवादी पार्टी ने किया है। हालांकि मशीन कितनी जरूर दिखाई दे रही है पीछे से,
मगर अब तक कई तक कोई सामाजिक पार्टी दे रही है। और इस बार जो राजनीतिक लोग हैं उनका कहना है कि फाइट बहुत मैच है, कौन जीतेगा इसके बारे में नहीं कहा सकता। संतोष, जिस तरह से आपने कहा कि जनता बिल्कुल साइलेंट है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है जब जनता परिवर्तन चाहती है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा जनता साइलेंट है एटा की, किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए, मैंने आपको बताया कि जनता साइलेंट मोड में इस बार इसलिए जरूर है कि 10 साल से लगातार जो वर्तमान सांसद थे उनको उनके काम को जनता देख रही थी, इसलिए वो साइलेंट मोड इस बार है। मैंने आपको बताया कि इस बार समाजवादी पार्टी ने कभी तक काम किया है भारतीय जनता पार्टी को, वर्तमान के सांसद को। बाकी समाज का जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी में चुनाव में जाता है न्यूनतम काफी बहुत माना जाता है, मगर इस बार समाज के प्रत्याशी के बाद समाजवादी पार्टी में 7 प्रत्याशी थे तो उनका जीतना इतना आसान नहीं है। और यही वजह से लगभग 2 लाख से ज्यादा समाज का वोट लोग है, तो लगभग 16 लाख के पास है और 2 लाख से ज्यादा का वोट के साथ समाज का है और उसके समाज के व्यक्ति को समाजवादी पार्टी टिकट दिया है। तो एक अभी तक भारतीय जनता पार्टी के बक्सा सांसद को देखने को मिल रही है। अब हालांकि ये देखना जरूर होगा। ठीक है संतोष, आपको रोकूंगी। बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां इगलास के वहां पर हाथरस लोकसभा क्षेत्र में आता है, सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ पाया है। तो कमालपुर मरोठ में ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है, जहां हाथरस लोकसभा क्षेत्र में आता है कमालपुर मरोठा। इस दौरान वहां एक भी वोट सुबह से नहीं पड़ पाया है। ग्रामीण जो है इससे परेशान है। अलीगढ़ से एक खबर आपको बता रहे हैं। तो कई सारी जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ पाया है। संतोष, आपसे बातचीत हो रही थी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां ईवीएम खराब होने की खबर सामने आ रही है। एटा से क्या कुछ ऐसी खबरें सामने आ पाई हैं अभी तक? देखिए, एटा से अभी तक ईवीएम के खराब होने के बारे में किसी भी कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन तो वैसे इसकी व्यवस्था कल ही जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने सभी पोलिंग पार्टियों के प्रभावित उनके साथ चाहिए तक कोई टेक्निकल समस्या भी तत्काल सूचित किया जाए, मगर अभी तक इस तरह की कोई भी समस्या सामने नहीं आई है। छुटपुट मतदाता है जो निकल रहे हैं, नेता के ऊपर मतदाता है जो अभी वोट डाल के आए हैं, उनसे एक बार जरा बात कर लेते हैं। ये बताइए, आप अभी वोट डाल के आए हैं, कैसा लग रहा है कि क्योंकि तमाम जो लोग निकल रहे थे वोट डालने के लिए काफी कम भीड़ निकल रही है? टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? लगभग काफी टाइम लग रहा है कि वोट डाल के नहीं आए हैं, अभी वोट नहीं डाला आपने? अच्छा जी, तो देखिए ये मतदाता जिनका साथ साथ ये कहना है कि अभी हम वोट डालने गए थे लेकिन भीड़ ज्यादा थी इसलिए हम वोट नहीं डाल पाए। हालांकि कई और बड़े संख्या में सुनिए कई और लोग यहाँ निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने के लिए आए हैं? अच्छा, कौन से मुद्दे हैं? सड़क, बिजली, पानी या कैसे कौन से मुद्दे हैं? चलिए ये बताइए कि 10 साल के जो सांसद थे उन्होंने कुछ काम किया चाहते यहाँ पे? निश्चित रूप से ये जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन उनकी छुट्टी में तमाम जो सवाल खड़े किए हैं वर्तमान सांसद के। बिल्कुल संतोष, कई बार लोग जो है बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। संतोष, आपके पास आऊंगी, बातचीत करेंगे एटा के मुद्दों को लेकर। उससे पहले रुक कर लेते हैं एक बार मनोज का। मनोज हमारे साथ रायपुर से बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से लगातार अगर बात करें छत्तीसगढ़ में अब की बार जो जनता का रुझान या फिर जनता काफी उत्साहित दिख रही है, भारी संख्या में लोग जो है पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र अपने मताधिकार का प्रयोग करने, किस तरह से देखें जनता का घरों से बाहर निकलना और मतदान के लिए पहुंचना? क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब ज्यादा संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंचते हैं तो परिवर्तन चाहते हैं। अब की बार छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी हो या बीजेपी के तमाम दिग्गज हो, उन्होंने जनसभाएं की, रैलियां की, कांग्रेस की तरफ से भी कई रैलियां की गई। जी, आपको बता दें कि निश्चित रूप से जो है जनता जो हमेशा ये चाहती है कि हमारी सरकार, जो भी सरकारें, जो जिसका भी यहाँ पर सरकार बने, पार्टी अच्छी हो, जनता के मुद्दों की बात करे, जनता के हित की बात करे। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि जिस प्रकार से 2 चरण के मतदान में मतदान प्रतिशत कम हुआ था, उसको लेकर प्रशासन भी चिंतित नजर आ रहा था।
और उसको लेकर प्रशासन द्वारा जो कमियां देखने को मिली, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी के साथ मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई तरह के आयोजन भी किए और लगातार करती भी आ रही थी, और जिसका परिणाम आज ये देखने को मिल रहा है। अभी मतदान के लगभग 1-1.5 घंटे हुआ है, लेकिन ऐसे में जो मतदाताओं में जागरूकता देखने को मिल रहा है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं मतदान प्रतिशत छत्तीसगढ़ में बढ़ने की संभावना देखने को भी मिल रही है। मनोज, जिस तरह से 2 घंटे ही बीते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता में खासा उत्साह दिख रहा है मतदान को लेकर, तो जो कि अच्छे संकेत है। और इंडिया वॉइस भी बार बार अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर आपके क्षेत्र में आज मतदान है तो जरूर घरों से बाहर निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा जरूर बने। आऊंगी आपके पास मनोज, बने रहिएगा। श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत हमारे साथ दुर्ग से बने हुए। श्रीकांत, अगर बात करें दुर्ग की, तो जनता में हम देख सकते हैं आपके पीछे किस तरह से भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, उत्साह लोगों में दिख रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जिन 7 सीटों पर आज मतदान है, 2019 और 2014 और अब 2024, क्या अंतर आप बीते चुनावों में और इस चुनाव में देख पा रहे हैं? रिया, जैसे कि मतदाता अभी घर से लगातार निकल रहे हैं, आज मौसम भी साथ दे रहा है, ठंड का बना हुआ है। सन 2014 और 19 और ये 24 लगभग बहुत अंतर दिख रहा है, क्योंकि इस बार प्रशासन ने काफी चाक चौबंद बैठक की थी, मतदाता जागरूकता की काफी अभियान चलाए थे। स्वयं यहाँ पे जो कलेक्टर है रीचा चौधरी, वो स्वयं लोगों के बीच जाकर के मतदाता के लिए जागरूकता के लिए और काफी उन्होंने प्रयास किया। लगभग उसका नतीजा दिख रहा है कि जो प्रशासन की जो मेहनत थी और लोगों को जागरूकता और जो सुविधाएं यहाँ पे दी गई थी, वो हिसाब से इस बार जो मतदाता है सवेरे लगभग अभी 9:15 का लगभग समय हो रहा है और लगभग 10 से 15% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है दुर्ग जिले में। बिल्कुल श्रीकांत, जिस तरह से पहले 2 चरणों में सुस्त मतदान देखने को मिला, अब की बार जो प्रशासन की तरफ से जो अभियान चलाए गए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। आऊंगी आपके पास, बने रहिएगा। मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश हमारे साथ मैनपुरी से बने हुए हैं। मुकेश, मैनपुरी में जिस तरह से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ ठाकुर जयवीर सिंह, और ठीक है मुकेश हमारे साथ शायद नहीं है। संतोष, आपका रुख करूंगी। संतोष, जिस तरह से हम एटा के मुद्दों पर बात कर रहे थे, क्या माना जाए जिस तरह से जो सांसद ने पिछले 10 सालों में काम किया है वो मुद्दे हावी हैं? पीएम मोदी क्या एक फैक्टर लग रहे हैं इस चुनाव में? जिस तरह से 2014 और 2019 में हमने देखा था कि मोदी के नाम पर काफी ज्यादा वोट पड़े थे, पीएम मोदी कितना बड़ा फैक्टर इस चुनाव में? जो सांसद है क्षेत्र के, उनका काम कितना बड़ा फैक्टर? साथ ही जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, वो मुद्दे कितना हावी जनता के बीच? देखिए, मैं आपको जैसे से बताया कि एटा के जो तमाम मुद्दे हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा सड़क बिजली पानी को लेकर है, जिसका काम नहीं हुआ, तो जनता का कहना है। अच्छा संतोष, जिस तरह से राम मंदिर, जिस तरह से बीजेपी इसी साल प्राण प्रतिष्ठा हमने देखी, बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा भी एक बुनने की कोशिश करे, क्या वो जनता के बीच कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है? ये भी बताइए। जैसे आपने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बताया, देखिए राम मंदिर का मुद्दा लोगों को कनेक्ट जरूर किया, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा लोगों को मतदान केंद्र लाने में सफल नहीं हुआ। तो वैसे ही जो तमाम मतदान केंद्र हैं, उन पर उदासीनता देखी जा रही है, चाहे समय को लेकर हो, चाहे लोगों के आने को लेकर हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि देश के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2014-2019 में एटा में रैलियां की थी और खुद नेता के सांसद को जिताने का वादा किया था और जिताया भी जनता के लोगों ने। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एटा न आना, ये भी बड़ी लोगों के बीच में इस बात को लेकर एक कहीं न कहीं आसानी की स्थिति या विचार क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने यहाँ का एटा का कार्य नहीं दिया। और साथ ही साथ तमाम समाजवादी पार्टी ने जो लोगों के बीच में गई है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर संविधान को बचाने का काम चाहा, तमाम बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, ये तमाम जो उन्होंने मुद्दे गिनाए, उनको लेकर भी जो लोग थे उनमें इस बात को लेकर था कि आखिरकार 10 साल के सांसद ने कौन से काम किए और किन मुद्दों पर काम करना है और किन मुद्दों पर वोट देना है, इसको लेकर भी तमाम लोग थे जो बीच में थे। ऐसे में देखना जरूर होगा कि आखिरकार लोग जो वोट कर रहे हैं, अच्छा हमने तमाम लोगों से बात करने का प्रयास भी किया, लेकिन किसी ने भी वो बात नहीं बताई, वो मुद्दा नहीं बताया कि कौन सी पर काम कर रहे हैं। हाँ, जैसा आपको पहले बताया कि एटा का जो धोखा है, ठीक है संतोष, आपको रोकूंगी थोड़ी देर के लिए। बड़ी खबर बता दे, विधानसभा धर्रा, अलीगढ़ से एक खबर है जहां छर्रा विधानसभा के गांव में
ईवीएम खराब हुई है। हाथरस लोकसभा क्षेत्र में आता है अलीगढ़ के ये इलाके में विकास कार्य नहीं होने से वोटिंग का बहिष्कार हुआ है। तो बड़ी खबर बता दें, बूथ संख्या 320 पर अभी सिर्फ 7 वोट पड़े हैं। तो गांव रामपुर में वोटिंग का बहिष्कार ग्रामीणों ने किया है। हाथरस लोकसभा क्षेत्र में अलीगढ़ का छर्रा क्षेत्र आता है, जहां ग्रामीणों ने विकास कार्य न होने की वजह से वोटिंग का बहिष्कार किया है। तो बूथ संख्या 307 पर सिर्फ अभी तक 7 वोट पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन महज 7 लोगों ने वोट किया है यहां पर। तो रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं एक बार। हमारे साथ एटा से संतोष बने हुए थे। संतोष, जिस तरह से हम एटा के मुद्दों को लेकर बात कर ही रहे थे, अब ऐसी खबरें भी आने लग गई है। हाथरस से खबर है जहां विकास कार्य ना होने की वजह से पूरे कई सारे जो ग्रामीण हैं उन्होंने मतदान करने का बहिष्कार यहां पर किया है। तो विकास कार्य और विकास एक काफी बड़ा मुद्दा यहां पर इस चुनाव में दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये नहीं कह सकते कि पीएम मोदी के चेहरे पर एक तरफा चुनाव है, अब की बार टक्कर यहां पर कड़ी है। लेकिन जब बात एटा की करें, संतोष, क्या देखा जाए, जिस तरह से 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, 15 सीटें उत्तर प्रदेश में वो मिलकर ला पाए थे। अब की बार दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। ऐसे में बीएसपी से अलग होना समाजवादी पार्टी को क्या फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर एटा की बात की जाए तो एटा में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक उस व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो पूर्व में कांग्रेस का नेता था। तो लोगों के बीच में समान हिसाब से लेकर चाहते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति जो कांग्रेस का नेता था उसको अगर टिकट दिए जाने का काम अगर बहुजन समाज पार्टी ने किया है तो जो सवाली निशान जरूर खड़ा करता है इस बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के ऊपर, क्योंकि तमाम जगह सिस्टम बदले गए, तमाम प्रत्याशी बदले गए हैं। चाहे मैनपुरी की बात हो, चाहे गाजीपुर की बात, तमाम जगह प्रत्याशी बदले गए। और ऐसे में एक प्रत्याशी जहाँ लोग आम धारणा जो लोगों के बीच में है जिसको बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है वो आधारहीन प्रत्याशी इसलिए और है क्योंकि पहले से कभी जो राजनीति में गए कांग्रेस में उन्होंने जरूर राजनीति की, मगर बहुजन समाज के बीच में नहीं गए। हालांकि वो पेशे से वकील है और वकील के साथ साथ तमाम उन्होंने काम जरूर किया इस चुनाव के दौरान, मगर जो मुद्दे थे उनको लेकर वो कहीं सहमत नहीं कर पाए। ये सवाल खड़ा करता है। बाकी जो एटा का मुख्य चुनाव है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इसके बीच में होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। लकीर पीछे काम बहुजन समाज पार्टी जरूर नेता कर रही है, मगर वो कितना वोट ला पाएगी ये लकीर से देखने वाली बात होगी। ठीक है संतोष, श्रीकांत, मनोज और मुकेश, आप चारों ही हमारे साथ बने रहिए, हमें पल पल के अपडेट देते रहिए। आपके पास वापस आऊंगी। यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।